सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह साथ आपके, मैं हूं अर्पिता आर्य। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनावों की सीरीज चलने वाली है, जिसमें एक बड़ी जंग का आज ऐलान होने वाला है। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय यानी 3 राज्यों की चुनावी तारीखों का आज ऐलान हो रहा है। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर रहेगी। आज नागालैंड, मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनावों की सीरीज चलने वाली है, जिसमें एक बड़ी जंग का आज ऐलान होने वाला है। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय यानी 3 राज्यों की चुनावी तारीखों का आज ऐलान हो रहा है। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस साल कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, साथ ही साथ हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। संजय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब देखिए, जहां एक तरफ तैयारियों का दौर राजनीतिक दल की तरफ से, लेकिन आज नजर 2:30 बजे होगी जब 3 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। मुझे लगता है हो सकता है, नहीं होगा ही, चूंकि निर्वाचन आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करता है तो सिर्फ इसीलिए करता है कि निर्वाचन के कार्यक्रम का, चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दे। जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना नहीं आती तब तक हम अपने दर्शकों को सकता है शब्द यूज करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का ये तय हो जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान को लेकर होगी। क्योंकि पिछले रविवार को निर्वाचन आयोग ने इन 3 चुनावी राज्यों का 4 दिन का दौरा पूरा किया है और इसके साथ ही वहां पर सभी राजनीतिक दलों से और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की है और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के बाद अब ये उम्मीद की जा रही थी कि किसी भी समय निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। और आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे शुरू हो जाती है, तो 2:45 या 50 मिनट पर चुनावी तारीखों का ऐलान भी जनता के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर उस पर तो नजर रहने ही वाली है। हिमांशु, ये किन जिस तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही ऐलान हो सकता है, संजय भी जिससे बता रहे हैं कि 2:30 बजे आज नजर रहने वाली है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो फरवरी तक माने 3 राज्यों में जो है सरकार का क्योंकि कार्यकाल है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो चुनावी शंखनाद की भी एक तरीके से तैयारी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल चुनावी शंखनाद की तैयारी भी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मुझे लगता है कि अर्पिता पहले ही शंखनाद कर दिया गया है। कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक जो है वो दिल्ली में संपन्न हुई। 9 राज्यों के चुनाव होने इस साल में, उनमें से 3 राज्यों के चुनावों की घोषणा आज हो सकती है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी या तो पूर्णतः सत्ता में है, त्रिपुरा में वो उनके मुख्यमंत्री है और एक सहयोगी दल के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। नागालैंड में वो सरकार के अंदर शामिल है, गठबंधन की वहां पे सरकार है। साथ ही साथ मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी का जो है वो स्टेक है उस सरकार के अंदर, जहां पे कुनट संगमा जो है वो मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे गठबंधन में साथी है, उनके वहां पे मंत्री भी है। तो ये तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जिस तरीके से अपने संगठन का विस्तार किया और वहां पर लगातार उनके देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव अपना परफॉर्मेंस भी ठीक कर रही है। और अगर देखें तो 5 राज्यों के अंदर वहां पे वो सरकार में है, डायरेक्ट उनके मुख्यमंत्री हैं। मेघालय को अगर छोड़ दें और नागालैंड और मिजोरम को, तो बाकी जगहों पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में है, अरुणाचल में है, आसाम के अंदर है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाहर है। लेकिन देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार त्रिपुरा में जो अपना किला है वो बचा पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फीडबैक के आधार पर ही जो है विप्लव देव को वहां से बाहर किया था संगठन और सरकार से। वहां पे उनके कुछ रिफ्ट्स थे, वहां पे कुछ नाराजगी नजर आ रही थी। उसको देखते हुए विप्लव देव को लगभग चुनाव से 1 साल पहले जो है वो उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और उनकी जगह माणिक शाह को कमान सौंपी गई है। साथ ही साथ अब देखना यह है कि मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने संगठन का विस्तार किया है, चाहे अगर आप देखें तो उन्होंने बाहर से कुछ विधायकों को, बाहर से कुछ नेताओं को लेकर आकर अपने जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने की कोशिश की है। 2 हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर 4 विधायक शामिल हुए थे, 2 टीएमसी से, 1 कांग्रेस से और 1 एनपीपी से। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज से भी कोई संकोच नहीं कर रही है कि अगर उसके सहयोगी दल के कोई विधायक छोड़कर आ रहे हैं, उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और वो जीत सकते हैं,
तो वो उनको लेने में भी बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं कर रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो चुनाव दर चुनाव हमेशा चुनाव मूड में रहते हैं। 24 घंटे सातों दिन वो चुनावी मूड में रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है तो जहां अगला चुनाव होता है उसकी स्ट्रेटेजी बनाने में लग जाते हैं। और यही देखना यह है कि 3 राज्यों के अंदर जो चुनाव है इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार त्रिपुरा में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को वहां 36 सीटें मिली थी, यानी कि बहुमत से जो है 5 सीटें ज्यादा मिली थी। लेकिन इस बार कुछ विरोध भी है, पार्टी में रिफ्ट हैं, 2 विधायक छोड़ के पार्टी जा भी चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता को वहां काबिज रख पाएगी। जो उनके सहयोगी दल है वो भी पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी को दूर करते हुए चुनाव के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस होगी ये देखने वाली बात होगी। और नागालैंड के लिए तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि नागालैंड एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई भी दल विपक्ष में नहीं है, सभी दल जो है सत्ता में है। लेकिन अब चुनावों की घोषणा हो गई है तो अब देखना ये होगा सभी दल एक साथ चुनाव में जाएंगे या अलग अलग चुनाव में जाएंगे। और फिर जब सरकार बनाने की बारी आती है, अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर एक बार एक साथ हो जाएंगे, जैसा कि अभी का नागालैंड विधानसभा का सिनेरियो है। उसमें तो कोई भी दल जो है वो विपक्ष में नहीं है, सभी दल सत्ता में है। बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि संदेश यानी मैसेज बहुत बड़ा होने वाला है। 3 छोटे राज्य जरूर हैं लेकिन निगाहें इस पर बीजेपी की है, क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है उसमें भी ये तय किया गया कि एक भी सीट कहीं पर गंवानी नहीं है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा हो। और जो गंवानी की बात छोड़िए, जो नहीं भी है उन पर भी फोकस कि जिनको भी जीतना है। तो बीजेपी की तो ये स्ट्रैटेजी दिख रही है इन तीनों राज्यों के हिसाब से, छोटे राज्य लेकिन कितना बड़ा मैसेज, कितना बड़ा संदेश। संजय, जहां तक छोटे राज्यों का सवाल है और पूर्वोत्तर के राज्यों का सवाल है, इसमें निर्वाचन आयोग के सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं हैं, क्योंकि वे आमतौर से शांत इलाके हैं और जिस तरह से राजनीतिक रिफ्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यानी मई में कर्नाटक में चुनाव है और इसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब के चुनाव ज्यादा चुनौती भरे हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग का 4 दिन का दौरा भी ये बताता है कि जिस तरह से रविवार को इन्होंने अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है और बुधवार को आज निर्वाचन का ऐलान, चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर रहे हैं, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि बहुत ज्यादा माथापच्ची निर्वाचन आयोग को नहीं करनी पड़ी है और इसमें चूंकि व्यवस्थाएं बिल्कुल सही है और चुनावी तैयारियों से निर्वाचन आयोग पूरी तरह से संतुष्ट नजर आया है, लिहाजा इतनी जल्दी निर्वाचन कार्यक्रम का यानी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान आज होने जा रहा है। तो 3 राज्यों में चुनाव का बिगुल जो है वो आज बजने वाला है। 2018 में जिस तरीके की स्थितियां रही, बीजेपी अपनी पूरी रण में, इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक 2 दिन की चली उसमें भी कई मैसेजिंग देने की यहां कोशिश हुई है। हिमांशु, यानी बीजेपी तो कमर कस के तैयारी के लिए दिख भी रही है, लेकिन सवाल उठता है कि मजबूत विपक्ष, क्या राहुल गांधी, क्योंकि श्रीनगर रैली जो है पहुंचने वाली है, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस या और विपक्ष के नेता, उनकी स्ट्रैटेजी आपको दिखती है? क्योंकि अब तो चुनावों की तारीखों के ऐलान का मौका उस वक्त पर हम पहुंच चुके हैं, यानी चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, वो तैयारी विपक्ष की दिखती है आपको? देखिए, विपक्ष की तैयारियां उस तरीके से नहीं है। टीएमसी ने त्रिपुरा के अंदर अपने पैर पसारने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं उसके हिसाब से टीएमसी को उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला है जो रिस्पांस टीएमसी को चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो है लेफ्ट पार्टीज के साथ वहां पे अलायंस करने के लिए एक शुरुआत कर दी है और ये माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां जो है वो चुनाव में एक साथ जा सकती है गठबंधन करके। 2018 के चुनाव में भी गठबंधन करके गए थे लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये जरूर चाहती है कि अलायंस हो जाए। मेघालय के अंदर कांग्रेस जो है वो अकेले लड़ रही है और याद कीजिए आपसे 1 साल पहले मुकुल सांगमा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़कर 12 विधायकों के साथ टीएमसी में चले गए थे, लेकिन उनको उस तरीके का वहां रिस्पांस नहीं मिला। जो चीजें वो चाहते थे शायद टीएमसी उन्हें दे नहीं पाई है और इसीलिए अब मुकुल सांगमा के भी कुछ विधायक छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी या एनपीपी में जा रहे हैं या कांग्रेस में फिर से जा रहे हैं। तो अब जो वहां पे कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी मेघालय में वो उस तरीके की नहीं है जो 2018 के चुनाव से पहले थी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जरूर ये चाहेगी कि एनपीपी के साथ जो उनका गठबंधन का सरकार है उसमें उनकी विधायकों की संख्या जरूर बढ़ जाए। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो 20 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगी। बाकी पार्टियां तय कर ले, जो उनके गठबंधन के साथी दल है वो तय करें कि वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नागालैंड में भी एक
मुख्यमंत्री का पद ले लिया। कोशिश ये रहेगी कि मेघालय के चुनाव में अगर उनकी सीटें बढ़ती हैं तो वहां पे ठीक है, बिल्कुल हिमांशु, यानी देखिए 3 राज्यों पर नजर रहने वाली है, क्योंकि नजर 2:30 बजे भी होगी जब तारीखों का ऐलान होना है। बढ़ रहे आगे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात बिहार की। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में आए दिन कुछ ना कुछ मुश्किलें आ रही हैं। आरजेडी कोटे से पूर्व मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह ने तो जैसे नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। नीतीश सरकार पर लगातार हमले के बाद अब आरजेडी नेतृत्व ने सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। 15 दिनों के भीतर जवाब भी मांग लिया है। तो नीतीश सरकार के खिलाफ बयानबाजी को लेकर नोटिस यहां पर दिया गया। गठबंधन सरकार पर सवाल उठाने पर मांग का जवाब है। पहले सुनिए सुधाकर सिंह किस अंदाज में नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। सरकार है कि बिहार में ईमानदारी है, न्याय का शासन है, नहीं, ये लूट का मॉडल है। बिहार में इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे लूट तंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाएगी। जांच दे दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस इस तरीके से। इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है वह सत्ता संरक्षित है, और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार के भी। लोग कहते हैं कि बिहार में शराब जहरीला है, ये जहरीला है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन सबको पता है कि जहरीला शराब होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन ठीक वहीं पर किसानों की खेती के लिए हमको बीज और खाद की जरूरत है, होम डिलीवरी नहीं हो सकती क्या? जिस राज्य में जहरीला शराब घर घर तक होम डिलीवरी हो सकता, तो क्या सरकार, बिहार की सरकार किसानों को फर्टिलाइजर और सीड उसके घर तक होम डिलीवरी नहीं कर सकती है क्या? इसमें कौन बड़ा विज्ञान है? और अब आपको बताते हैं कि सुधाकर सिंह आखिरकार कौन है। सुधाकर सिंह बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। वो महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृषि नीतियों की आलोचना के चलते जेडीयू नेताओं के निशाने पर वो आ गए और नौबत यहां तक आ गई सुधाकर सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद जगदानंद सिंह भी नाराज हो गए थे और आरजेडी कार्यालय आना उन्होंने छोड़ दिया था। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, अब ये क्या हमको इस तरीके से हम समझें बिहार की राजनीति को कि आग लग चुकी है, अब धुआं निकलना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे पता चल जाएगा कि देखिए ये आग सब कुछ तबाह करेगी, या सिर्फ इसको पानी डालकर इसको ठंडा कर दिया जाएगा? किस तरीके के आसार दिख रहे हैं बिहार में? देखिए अर्पिता, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने तरीके से कोशिश लगातार कर रहे हैं कि जो आग लग गई है उस पर पानी डाला जाए, लेकिन जो नेता है, बाकी पार्टी के लोग हैं, वो एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक इस वक्त नहीं चल रहा है। सुधाकर सिंह का मामला एक ऐसा मामला है जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों पर ही नहीं बल्कि निजी हमले भी किए हैं, तानाशाह बताया है उनको, शिखंडी कहा है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है नीतीश कुमार के लिए। और इसी को लेकर अब सुधाकर सिंह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि आपने अपने बातों से जो है गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। लेकिन यहाँ ये समझिए कि ये जो कार्रवाई सुधाकर सिंह के खिलाफ इतने दिनों के बाद की जा रही है, राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि ये पिछले एक हफ्ते से जो रामचरितमानस विवाद जो थम नहीं रहा है बिहार में, लगातार सरकार पर हमले हो रहे हैं, आरजेडी पर हमला हो रहा है, तो उससे कहीं न कहीं ध्यान भटकाने के लिए सुधाकर सिंह के खिलाफ अब ये कार्रवाई करने की जो है यहाँ तैयारी शुरू कर दी गई है। इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। तो आप देख लीजिए, चाहे सुधाकर सिंह का मामला हो या रामचरितमानस को लेकर जगदानंद सिंह, ये चंद्रशेखर का मामला, और फिर सुरेंद्र यादव, एक और मंत्री आरजेडी कोटे के, जिन्होंने तो ये कह दिया कि बीजेपी हमले करवाती है सेना पर चुनाव जीतने के लिए। तो लगातार नजर बनाए रखिए। तो देखिए अब यहाँ पर जो स्थितियां आरजेडी और जेडीयू के बीच नजर आ रही हैं, वो क्या भविष्य में और खराब होंगी या सुधरने की कोई आसार है, ये बड़ा सवाल है। सुधाकर सिंह के हमलों से बिहार की सियासत कैसे गर्मा गई, इसकी बानगी अब आपको दिखाते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, सिर्फ सुधाकर सिंह को 15 दिनों का नोटिस, इसके पहले आपने आदित्य सिंह जी को निकाला, सुधाकर सिंह जी को निकाला, शिवानंद तिवारी जी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शर्म लग रहा है क्या? भाई वीरेंद्र पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शर्म लग रहा है क्या? मुख्यमंत्री के दबाव में कुर्सी बचाने के लिए 15 दिनों का नोटिस। अरे आप में दम है तो निकाल करके दिखा दीजिए। आप में दम नहीं है
बलि का बकरा कितना दिन बनाइए गए आप लोगों को कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। विकास कीजिए, जातियों को लड़ाने का काम मत कीजिए। राजद के माननीय विधायक सुधाकर सिंह पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन का आरोप और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले का उल्लंघन, प्रथम दृष्टया यह स्वीकार किया गया कि इन्होंने अनुशासन तोड़ा है। तो राजद का आंतरिक मामला है, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है ऐसे लोग जो गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उन पर दल के नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का। उधर बिहार में रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान को लेकर भी सियासत जारी है। पटना में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कल रामायण पाठ कर विरोध जताया तो सुपौल में भी वैसी ही तस्वीर दिखी। वहीं कुछ जगहों पर शिक्षा मंत्री के समर्थन में और बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। सबसे बड़े नायक हैं, भगवान करे, हनुमान जी करे, राजद के लोगों को, नीतीश कुमार जी को सदबुद्धि जागे। कल सुपौल में आरजेडी कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी की। अब बात जरा राहुल गांधी की कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन राहुल गांधी के बयानों से सियासत भी आगे बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमले अपने जारी रखे हैं। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई। हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। उधर चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में अचानक इमरजेंसी गेट खोलने का मामला गर्मा गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जांच के आदेश दिए, लेकिन इस मामले में अब राजनीतिक बवाल भी हो रहा है, क्योंकि आरोप है बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या पर। आरोप लग रहा है कि तेजस्वी सूर्या ने ही इमरजेंसी गेट खोला। हालांकि विमान कंपनी ने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा कि एक यात्री ने गलती से गेट खोल दिया था। अब कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी पर पूरी रफ्तार से हमला बोल दिया। आज तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अपनी राष्ट्रीय पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। खम्मम जिले में ये रैली हो रही है, जहां उम्मीद है कि केसीआर अपनी पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों की घोषणा कर सकते हैं। केसीआर ने इस रैली में विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों को और नेताओं को न्योता दिया। दिल्ली से केजरीवाल, पंजाब से भगवंत मान से लेकर केसीआर ने हेमंत सोरेन तक को अपनी रैली में बुलाया है। उधर दक्षिण में पिनरई विजयन से लेकर एचडी कुमारस्वामी तक को न्योता दिया गया है। केसीआर इस रैली में अपनी पार्टी के अखिल भारतीय विस्तार को लेकर ऐलान कर सकते हैं और इस साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और इसलिए यह माना जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर केसीआर कुछ नए ऐलान भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव, डी राजा को भी न्योता दिया गया है। तो दक्षिण से दिल्ली का ये नया दांव देखा जा रहा है।
बीआरएस की राष्ट्रीय नीतियों की घोषणा, यानी राष्ट्र के लिहाज से क्या नीतियां होंगी, वो घोषणा भी इस पर संभव है। किसानों के मुद्दे पर चुनावी लड़ाई का ऐलान यहां पर किया जा सकता है। तो पूरा प्लान तैयार होगा, आज इसकी घोषणा होनी है। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली का ऐलान भी संभव है। आरक्षण, सिंचाई, पीने के पानी, इन सब मुद्दों को लेकर भी कोई ऐलान हो सकता है। खम्बन से हमारे साथ हमारे सहयोगी अब्दुल बशीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब्दुल, देखिए, ये बकायदा प्लान तैयार कर लिया गया है और आज वो घोषणाएं होनी है जो राष्ट्रीय मुद्दे पर ये सामने रखने वाले हैं। वो कौन कौन सी घोषणाएं हो सकती हैं, जरा वो बताइए, और साथ ही साथ कौन कौन से विपक्षी दल जो साथ आते हुए नजर आ रहे हैं वो बताइए। देखिए, जैसे कि हमको पता है कि टीआरएस जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी वो अभी भारतीय राष्ट्र समिति में कन्वर्ट हो चुकी है। अपने नेशनल एरिना में उन्होंने कदम रखा है और ये पहली मीटिंग, सबसे बड़ी मीटिंग, मेगा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है खम्मम में। यहाँ पर कई सारे स्टेट और स्टेट के बाहर के डेलीगेट्स को इन्वाइट किया गया है। अगर हम बात करें चीफ गेस्ट की, तो यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के अलावा जो बीआरएस के चीफ है, इनके अलावा अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर होंगे, भगवत मान जी यहाँ पर होंगे, और साथ में पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री है। ये तीनों मुख्यमंत्री के साथ साथ जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे, अखिलेश यादव, वो भी यहाँ पर होंगे। सीपीआई के की तरफ से डी राजा यहाँ पर होंगे। तो ये सब लोगों को जो है खास तौर पे एक एजेंडा जो बीआरएस पार्टी का नेशनल एरिना में प्रेजेंट किया जाएगा, इसके तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है। इसको हम अभी कह सकते हैं कि नया फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है बीआरएस की तरफ से। यहाँ पर इनका आना कल, हालांकि कल अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और सारे दीगर चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर में ये सभा शुरू होने वाली है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या योजनाएं यहाँ पर अनाउंस होने वाले हैं, क्या रोड मैप सेट होगा, तो हम कहेंगे कि एक फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी या फार्मर सेंट्रिक रोड प्लान जो है तैयार किया गया है बीआरएस की तरफ से। हमने देखा है कि बीआरएस हालांकि एक स्लोगन के साथ चल रही है, किसान सरकार या किसान की सरकार या किसान की पार्टी कहकर इस स्लोगन को आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के नेता और साथ में किसानों के ये जितने लोगों को न्योता दिया गया है, जितनी राजनीतिक दलों को, जितने राजनेताओं को, उनमें से सारे पहुंच रहे हैं या कोई है जिन पर अभी संशय है? अभी यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री दीगर स्टेट्स के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और पिनराई विजयन कल यहाँ पर रात में ही पहुंच चुके हैं। आज सुबह वो एक टेंपल का जो है दर्शन करेंगे, यादाद्री टेंपल जाएंगे। उसके बाद से वो महबूबाद कलेक्ट्रेट का इनॉग्रेशन के बाद में जो पब्लिक मीटिंग होगी, वहां पर सारे दीगर जो 5 पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें एक ही मंच पर दिखाई देंगे। 5 पार्टीज, ये एक बड़ा अवसर माना जा रहा है क्योंकि बड़े नेशनल 5 पार्टीज एक ही मंच पर होना ये काफी ये एक आम बात नहीं है अभी के लिए। बीआरएस का ये बड़ा मीटिंग जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तो फिलहाल जो न्योता जिनको दिया उनमें से ज्यादातर लोग तो पहुंच चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या घोषणाएं आज यहाँ पर होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, बात अब जरा सर्दी की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्दी अब जाने वाली है, इसके जाने का इंतजार आप कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ठंड और कोहरे के बाद अब बारिश की मार पड़ने वाली है। दिल्ली में सर्दी के सीजन की पहली बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसकी वजह से दिल्ली में इस मौसम की पहली बारिश होगी। और यही नहीं, दिल्ली में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहां पर भी बारिश हो सकता है। अनुमान यही है, यानी प्रचंड ठंड के बाद अब बारिश की मार, जिससे आप समझिए कि गलन बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, हवाएं तेज चलेंगी, तो अब घर से निकलना और मुश्किल। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से माहौल और मौसम बदलने वाला है। सर्दी के बाद बारिश की बारी अब नजर आ रही है। दिल्ली में प्रचंड ठंड के बाद अब बारिश का अलर्ट दिया गया है। तो आपको बता दें, सर्दी के बाद बारिश की बारी है। दिल्ली में आज भी 21 से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ की संभावना, 23 से 24 जनवरी को बारिश का अनुमान है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। और सर्दी के बाद, यानी अभी जिस तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उसके बाद अब बारिश अगर होती है तो अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि ठंड कितनी बढ़ने वाली है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखाते हैं।
पहले ठंड और कोहरे का अटैक, अब बारिश करेगी वार। दिल्ली पर और बाकी है मौसम की मार। खिली हुई धूप लेकिन हड्डियों में चुभने वाली ठंड। दिल्ली वालों के लिए पिछले 2 से 3 दिन मौसम की यही कहानी है। देखने में तो मौसम बिल्कुल सही लगता है, लेकिन घर से निकलिए तो कपकपी छूट जाती है। हालात तब और बुरे हो जाते हैं जब सूरज डूब जाता है। दिल्ली एनसीआर में शाम ढलते ही पारा बुरी तरह से गोता खा जाता है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच बने रहना सर्दी की मुकम्मल कहानी बयां कर रहा है। मौसम विभाग ने 16 तारीख को जो येलो अलर्ट जारी किया था वो आज भी जारी है। आज रात से राहत की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन मुश्किल के दिन अभी बाकी है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ से दिल्ली वालों को इस सीजन में सर्दी पहली बारिश का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिम के हिमालयी क्षेत्रों में 21 जनवरी की सुबह से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में बारिश का अनुमान है। दिल्ली के अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। यही नहीं, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अभी भी अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली और राजस्थान इसी में कोल्ड वेव है मेनली जो राजस्थान और हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा जैसे नौरनौल, हिसार और दिल्ली, इसी में कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव है। और ऑरेंज अलर्ट है ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली का तो येलो है, बट मेनली राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में। कड़ाके की सर्दी की सबसे ज्यादा मार बेघरों पर पड़ती है। राजधानी दिल्ली में इनकी मदद को सीआरपीएफ परिवार कल्याण संघ भी सामने आया है। सीआरपीएफ की तरफ से एम्स में आश्रय घर बनाया गया। कल ही उसका उद्घाटन किया गया। ये आश्रय घर एम्स में इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों के लिए बनाए गए। यहाँ 200 लोग ठहर सकेंगे। अभी जब एम्स से रिक्वेस्ट आया, इमीडिएटली हमने हाँ किया और 2 दिन में ये टेंट इरेक्ट किया हुआ है। इससे जो पेशेंट एम्स में भर्ती हुए पेशेंट्स के अटेंडेंट्स एंड फैमिलीज हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। दिल्ली जनवरी के पहले हफ्ते 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच भयंकर सर्दी का दौर देख चुका है। ताजा दौर उसी का पार्ट 2 है। अब तीसरे और बारिश वाले दौर का इंतजार है, यानी दिल्ली वालों का सर्दीला इम्तिहान अभी बाकी है। दिल्ली से मिलन शर्मा और अमरदीप के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में जो हालात है, पहले कोहरे और सर्दी के मिले जुले हमले ने राजधानी को जमाया और अब बारिश के अंदेशे से दिल्ली वाले ठिठुर रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में सफेद आक्रमण और तेज हो रहा है, तो मैदानी जो राज्य है वहां ठिठुरन जैसे अभी खामोश नहीं होगी। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मैदानों में बर्फ पड़ रही है। उत्तर भारत में धूप निकलने के बावजूद हाड़ कपाने वाली सर्दी के सामने लोग सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि चमोली में बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिले नजर आए। पर्यटक औली से ट्रैकिंग कर गोरशो बुग्याल पहुंच रहे हैं। दरअसल गोरशो में इस बार औली से ज्यादा बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की मोटी मखमली चादर बिछी दिखाई दे रही है। वहीं औली में 10 नंबर टावर से ऊपर बर्फ की परत जमी देख सैलानी खुशी से झूम उठे। ट्रैकिंग करने वाले सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गाइस कैसा लग रहा है? हेलो गाइस! वहीं बात करें कश्मीर घाटी की, तो वहां पारा -7 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये सीजन का न्यूनतम तापमान है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब ठंड ने पूरी घाटी को अपनी चपेट में लिया है। बीती रात श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री तक लुढ़का, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था। आने वाले दिनों में भी लोगों को फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान में भी सर्दी का सितम जारी है।
पाली जिले में हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ खेतों में फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान हैं। सिंचाई के लिए आने वाली पानी की पाइपलाइन भी जमने से ठप पड़ी है। घरों में पानी की पाइप जमने से लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए मेहंदी के पौधों को कैसे बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। राजस्थान के चूरू का भी हाल ऐसा ही है। यहाँ पारा 2.7 डिग्री तक लुढ़क गया। घर से लेकर खेतों तक ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है।